नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? आप सभी के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम ली जाती है, परीक्षा ली जाती है, इसके लिए वैकेंसीज़ जारी कर दी गई है। आइए इससे संबंधित क्या-क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, है ना? क्या-क्या इसमें नोटिफ़िकेशन दिया गया है, इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से इसकी कट ऑफ जारी की जाएगी, आरक्षण क्या है, इसकी फ़ी क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं और इस एक वीडियो को देखने के पश्चात इससे संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा क्योंकि आप सबको पता है कुमार क्लासेस समग्रता के साथ हर एक चीज़ बताने के लिए जाना जाता है। तो आइए इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। देख लीजिएगा ये जो नोटिफ़िकेशन है 6 तारीख को जारी किया गया है ना? कल ही, है ना? कल ही इसका नोटिफ़िकेशन जारी किया गया और यहाँ ये देखिएगा स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है, इसके लिए वैकेंसीज़ यहाँ पर जारी कर दी गई है। अगर इसकी हम बात करें कि जो फॉर्म है, फॉर्म का ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से लिया जाएगा? तो ये आपका 14 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि 14 अप्रैल से आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और इसके लिए अंतिम तिथि जो यहाँ पर दी गई है वो 17 मई है। यानी कि 14 अप्रैल से लेकर 17 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आप सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपने आवेदन को यहाँ पर भर सकते हैं। ये तो यहाँ पर नोटिफिकेशन हो गई कि क्या-क्या यहाँ पर चीजें हैं। आइए थोड़ी-सी हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं कि आयोग और क्या-क्या हमसे यहाँ पर चाह रही है ना? देखिएगा पूरा डिटेल के साथ इसको देखने के पश्चात आपके मन में कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिएगा जो स्नातक स्तरीय पद है इसके नियुक्ति के लिए जो भी यहाँ पर बातें, सबसे पहले बता दूं कि ये तीसरा प्रतियोगी परीक्षा है जो स्नातक स्तरीय यहाँ पर लिया जा रहा है, थर्ड है। और इस विज्ञापन में क्या-क्या बातें कही गई है आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मन मस्तिष्क में एक ही प्रश्न रहता है कि वैकेंसीज कितनी है, पोस्ट कौन-कौन सी है, तो आइए इसको देखते हुए समझते हुए हम चलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दी गई है, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि और ये है आपका 14 अप्रैल, है ना? और अंतिम तिथि है आपका 17 मई। तो इसके मध्य में 14 अप्रैल से स्टार्ट होगी। आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि 14 से 15 तक आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पर फॉर्म फिल कर दें क्योंकि है ना पहले फॉर्म फिल कर देना ज्यादा बेहतर यहाँ पर होता है। अब आइए वैकेंसीज की बात करें कहां पर कितना होगा, ध्यान रखिएगा जैसे कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जो है 36 आरक्षण है। यानी कि जितनी भी वैकेंसीज होगी उन सब में 35% महिलाओं के लिए ही आरक्षण होगा और ये क्या है 36 आरक्षण है, इसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन सा पद है और कौन कौन सी है ना कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर है। सबसे पहले देखिएगा सहायक सचिव है ना, सचिवालय सहायक का यहाँ पर पोस्ट है, लेवल 7 का यहाँ पर पे होगा, है ना? आप समझ सकते हैं कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। और इसके लिए जो टोटल वैकेंसीज है ये है 1360 में से 460 जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाएं एकदम उठ जाए, दम लगा दें और इसमें वैकेंसीज लेना ही लेना है। जो भी चाहते हैं इसमें क्वालिफाई करना, दम लगा देना है। पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगा। अभी आपको सिलेबस भी मैं बताऊंगा कि सिलेबस क्या क्या है, बहुत इजी सिलेबस है ना? मैं एक बैच भी जारी कर दूंगा जो टोटली फ्री होगा, टोटली फ्री में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा मैं, ठीक है ना? तो सबको क्या करना है, मुझसे जुड़े रहना है, कुमार क्लासेस से जुड़े रहना है और सबको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है ना? एप्लीकेशन भी आपका बन चुका है, उसके माध्यम से भी आपकी क्लासेस वहां पर चलेगी। तो सचिवालय सहायक का टोटल वैकेंसी कितनी है 1360, इसमें से 460 जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। योजना सहायक की बात करें तो यहां पर भी देखिएगा सैलरी कितनी मिलेगी, 7वें वेतनमान के आधार पर मिलेगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सचिवालय के लिए भी आपका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और योजना सहायक के लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना? और इसमें टोटल वैकेंसीज 125 है जिसमें से 40 महिलाओं के लिए आरक्षित है। मलेरिया निरीक्षण की बात करें ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आएगा, है ना? और इसमें देखा जाए तो टोटल वैकेंसी 74 है जिसमें से 19 वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है।
ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ग्रेड सी वाला होगा, 60वें लेवल का वेतनमान ये प्राप्त करेंगे। टोटल वैकेंसीज 2 है, इसमें से एक महिलाओं के लिए आरक्षित है। अंकेक्षण की बात करें तो एक कार्यालय निबंधक सहयोग समिति से संबंधित ये आपका अंकेक्षण का पद है, जिसमें टोटल 256 वैकेंसीज है, 34 यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। और दूसरा यहाँ पर देखें तो ये भी अंकेक्षण का है, ये अंकेक्षण निदेशालय विभाग के अंतर्गत आएगा। लेवल 5 के वेतनमान इनको प्राप्त होगा। और यहाँ 370 वैकेंसी, जिसमें से 117 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अर्थात टोटल की हम बात करें तो टोटल 287 वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई है। 287 कम नहीं होगी। और कितने लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्ट किया जाएगा, तो 287 गुणा में 5, यानी कि लगभग 10,000 से भी ज्यादा, 11,000 के आसपास लोग जो होंगे प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्ट किए जाएंगे। उनको मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो जबरदस्त ऑफर है ना, जबरदस्त आप सबके लिए यहाँ पर ऑफर है। आप सब लोग इस ऑफर का लाभ उठाएं और जो वैकेंसीज आई हैं इसमें आप सभी लोग अवश्य ही सिलेक्शन ले। जहां तक हो सकता है वहां तक मेरे द्वारा यहाँ पर हेल्प की जाएगी। अब ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होगा, हर एक चीज यहाँ पर, उम्र सीमा क्या है ना, फी कितना है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज यहाँ पर बताता हूं। बस ध्यान से सुनते हुए चलेगा, कोई भी डाउट आपके मन मस्तिष्क में नहीं रहेगा। अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसका उत्तर वहीं पर दे दूंगा, ठीक है ना, मैं उसका उत्तर वहीं पर दे दूंगा। तो ये यहाँ पर देखते हैं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। चूंकि ग्रेजुएट लेवल का है तो कम से कम है ना आपको क्या होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसी भी विश्वविद्यालय से, है ना, देखिएगा यहाँ पर लिखा क्या है, आवेदन, है ना, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक, यानी कि जिस दिन आखिरी डेट है उस दिन तक जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन में है, आपका रिजल्ट आने वाला है ना, पेंडिंग में है तो आप भर पाएंगे, नहीं। जब तक आपके यहाँ पर पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप से अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है ग्रेजुएशन, तो फिर आप यहाँ पर इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और आरक्षण देखिएगा, आरक्षण सेम वैसे ही होगा। जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे केवल उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। बिहार राज्य से अन्य जो भी यहाँ पे स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा। ये बातें आप सभी को ध्यान में रखना है। और क्या क्या बातें यहाँ पर जाननी चाहिए देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं सारी चीजें, जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए, आइए इसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हुए चलते हैं। देखिएगा, उम्र सीमा, सबको टेंशन रहती है उम्र सीमा, और लॉकडाउन ने तो भैया उम्र सीमा पर सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि लंबी अवधि से आपके एग्जाम नहीं हुए हैं। कई सारे लोग बेहतर तैयारी करके भी एग्जाम नहीं दे पाए और ऐसी अवधि में इनकी उम्र सीमा जो है निकल गई। तो आइए उम्र सीमा की बात करते हैं। जो भी आपकी उम्र सीमा होगी 1 अगस्त 2021 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। और न्यूनतम आयु सीमा जो है, उम्र सीमा जो है, ये 21 वर्ष है। कम से कम आपने 21 वर्ष पूरा कर लिया हो तभी इसमें सम्मिलित हो सकते, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो सकते। साथ ही साथ अगर हम अनारक्षित वर्ग के पुरुषों की बात करें, इसके लिए 37 वर्ष से अधिकतम उम्र, है ना। महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिलाएं दोनों के लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों की महिला पुरुषों के लिए 42 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र दिया गया है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। क्लियर, तो ये बातें समझ में आ गई। तो अधिकतम उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा दोनों हमने यहाँ पर देख ली। आइए और देखते हैं। अब परीक्षा शुल्क की बात करें। परीक्षा शुल्क प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या है, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ये अभी प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। तो देख लीजिएगा, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनके लिए 540 रुपए, है ना। उसके पश्चात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के जो अस्थायी निवासी हो इनके लिए मात्र 135 रुपए है। सभी श्रेणियों के जो दिव्यांग होंगे, किसी भी जाति से संबंधित हो, इन सबके लिए 135 रुपए। सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं जो केवल बिहार के स्थायी निवासी है उनके लिए 135 रुपए। और इनको छोड़कर बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो पुरुष और महिला सबके लिए 540 रुपए यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा, परीक्षा शुल्क प्रारंभिक परीक्षा हेतु। आशा करता हूं ये भी आप लोग यहाँ पर अच्छे समझ में, है ना, समझ गए होंगे। ये है आपका डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका प्रारंभ होगा 14 अप्रैल से, है ना। 14 अप्रैल से ये देखिएगा, ये परीक्षा शुल्क के लिए यहाँ पर है। तो 14 अप्रैल से ऑनलाइन आपके, है ना, जो
आवेदन है लिए जाएंगे और भुगतान भी आपका यहीं से 14 अप्रैल से होने लगेगा। लेकिन अंतिम भुगतान जो होगा वो 15 मई तक ही होगा। 17 तक आखिरी डेट है, लेकिन भुगतान जो है 15 मई तक होगी, है ना। इसके पश्चात भुगतान आप लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप लोग जल्द से जल्द, जितना कम समय हो, है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी लोग फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। अब बात करें परीक्षा कैसे होगी, ये सब तो हमने जान लिया परीक्षा कैसे होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। और देख लीजिएगा यहाँ पर जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की संचालन नियमावली है जो 2010 का आधार है, इसके आधार पर कहा गया है कि अगर 40,000 तक अभ्यर्थी हो या उससे कम हो, 40,000 से कम अगर अभ्यर्थी हो तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। लेकिन 40,000 से ज्यादा जब अभ्यर्थी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करें तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। और अगर ज्यादा होगी संख्या में तो कई चरणों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और आप सबको पता है कि भैया वैकेंसी आएगी ना, इतना ज्यादा फॉर्म डाल दिया जाएगा कि कई चरणों में यहाँ पर एग्जाम आपकी ली जाएगी। तो ये बातें भी ध्यान में रखिएगा। अब बात कर ले कि कितना यहाँ पर कितने लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्ट किया जाएगा। तो जितना भी आपका यहाँ पर वैकेंसीज है ना, 2187 है ना, तो 2187 गुणा में 5, इतना संख्या में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा लगभग 11,000 के आसपास यहाँ पर लोग जो हैं इनको मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित किया जाएगा, इनको यहाँ पर आवेदन के लिए बुलाया जाएगा। तो 11,000 बहुत होते हैं, अगर हम दम लगा दें तो 11,000 में आना बहुत ही ईजी हो जाता है अगर हम ईमानदारी से पढ़ाई करें, है ना, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करें तो, है ना। और इन सब में जितनी भी सहायता हो सकती है सारी सहायता मेरे द्वारा यहाँ पर की जाएगी। क्लियर, तो ये तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है। तो देख लीजिएगा प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में, है ना, एक पत्र जो है, एक पत्र ये क्या होगा, सामान्य ज्ञान का होगा। यानी कि एक ही प्रश्न पत्र आपकी होगी, लेकिन इसमें 3 विषय वस्तु दिए गए हैं। ये कौन कौन से देखिएगा, पहला है यहाँ पर सामान्य अध्ययन, दूसरा जो होगा सामान्य विज्ञान एवं गणित, और तीसरा होगा मानसिक क्षमता जांच, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, है ना, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या देखें तो प्रश्नों की संख्या आपकी 150 होगी, है ना। और इसके लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 घंटे 15 मिनट में आप सभी को 150 प्रश्न को सॉल्व करना होगा, है ना। जो भी यहाँ पर एक उत्तर सही होता है तो एक उत्तर सही होने के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और गलत होता है तो आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि 0.25% जो है ये आपका निगेटिव मार्किंग है, यानी कि निगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, और एक प्रश्न गलत होता है तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको भी आगे मैं अवश्य आप सबको बताऊंगा, है ना। ये बातें समझ में आ गई। अब देखिएगा सिलेबस थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें, सिलेबस क्या कहा गया है डिटेल में, तो देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस जो है वो निम्न प्रकार से होगी। क्या क्या, तो सबसे पहला खंड है जिसे खंड का कहा जाएगा, इसमें सामान्य अध्ययन होगा, इससे संबंधित प्रश्न होगा। आप लोगों को लगता है कि सिलेबस बहुत हार्ड है, नहीं, देखिएगा। और सबसे फायदा तो ये बात है कि ये सीजीएल का जो एग्जाम होगा इसमें आप लोग पुस्तक लेकर जा सकते हैं, है ना। 3 खंड है तो 3 पुस्तक लेकर जा सकते हैं, इससे बेहतर एग्जाम तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ध्यान रखिएगा इन पुस्तकों से वही व्यक्ति प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाएगा जो पढ़ा होगा। जो पढ़ा ही नहीं हो तो पेज ढूंढते ढूंढते उसके समय निकल जाएंगे। तो आयोग इतनी बुद्धू नहीं है, इतनी बुर्बक नहीं है कि आप सभी को बोले कि हाँ भैया आप पुस्तकें लेकर जाइए। इसको चाहिए टैलेंटेड व्यक्ति जो पढ़ता और जो पढ़ा रहेगा, उसी को तो पता होगा कि ये प्रश्न जो है कहां पर मिल सकता है, और ऐसे लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। अन्यथा किसी दिन भैया पेज ढूंढते रहिए, ढूंढने में ही आपका समय यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस दिया गया है इसमें देखिएगा कि इसमें जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य क्या है कि अभ्यर्थी जो है इसको आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी है या नहीं, है ना, समाज में उनके अनुप्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है, इन सब से संबंधित उसकी योग्यता की जांच करनी है कि जिस व्यक्ति को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं क्या उसमें, है ना, करंट से संबंधित नॉलेज है या नहीं है, और उस न्यूज के आधार पर हम अपना अनुप्रयोग किस प्रकार से करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा बहुत इजी सिलेबस है, बस जागरूक रहिएगा, आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा।
जैसे कि देखिएगा वर्तमान घटनाएं जो है दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं इन सभी का सूक्ष्म अवलोकन और साथ ही साथ उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर वो अभ्यर्थी रखता है या नहीं रखता है, इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से, तो बिहार, भारत और इनके पड़ोसी देश जो हैं इनके बीच में क्या क्या संबंध है, इन सबसे विशेष रूप से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये आपका सामान्य अध्ययन का खंड हो जाएगा, है ना। उसके पश्चात इसमें देखिएगा क्या क्या है ना, जो सामान्य अध्ययन है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिएगा प्रश्न जो पूछे जाएंगे समसामयिक विषय से अर्थात करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, है ना, यानी कि वैज्ञानिक प्रगति, विज्ञान में हमने क्या क्या यहाँ पर प्रगति किया है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं, भारतीय भाषाएं, है ना, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना, पुस्तक को लेकर यहाँ पर अगर कोई करंट न्यूज रहता है, लिपि को लेकर रहता है, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इन सबसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो करंट अफेयर का पहला सेक्शन हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर एक चीज कौन कौन से पुरस्कार है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, है ना, विज्ञान में हमने क्या प्रगति किया हुआ है, कोई पुस्तक नहीं याद आती है ना, कहीं की राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इन सबसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर प्लस बेसिक यहाँ पर दोनों है, ऐसे समझ के चलना है ना, करंट अफेयर प्लस बेसिक दोनों है। उसके पश्चात दूसरा, इसी में जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, तो भारत और उसके पड़ोसी देश, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्या, तो देखिएगा जो हमारे पड़ोसी देश है, इन पड़ोसी देशों का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, यहाँ का भूगोल, है ना, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, यहां से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, है ना, इतिहास, इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, और साथ ही साथ जो आपका एटलस है वहां से भी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके पश्चात देखिएगा दूसरा खंड जो है, दूसरे खंड में क्या था हमारा, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका जो स्तर होगा वो मैट्रिक स्तर का होगा, है ना, एग्जाम भले ही ग्रेजुएट लेवल का है, लेकिन जो आपके विज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे इसका लेवल क्या होगा आपका, तो लेवल होगा 10वीं का, मैट्रिक का लेवल होगा, और यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिएगा इसमें क्या क्या है, सामान्य विज्ञान में देखें तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, 10वीं लेवल का है ना। मैं, है ना, कोशिश मेरी ये रहेगी कि पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर करवा दूं, है ना। लाइव बैच यहाँ पर चलाऊंगा जो यूट्यूब और एप्लीकेशन पर दोनों पर होगा, टोटली फ्री क्लासेस होगी, फ्री में, बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, प्रचार प्रसार करना है कि भैया शिक्षा जो है, शिक्षा अब यहाँ पर शिक्षा के रूप में है, फ्री में शिक्षा आपको मिल रही है, हमारा उद्देश्य यही है। और इसी क्रम में पहला कदम मैंने उठाया हुआ है, कुमार क्लासेस की नींव रख दी है ताकि एजुकेशन को फ्री किया जा सके, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है इसको समाप्त किया जा सके, मोनोपोली यहाँ पर समाप्त किया जा सके। तो सबको क्या करना है, मुझको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। उसके पश्चात देखिएगा गणित में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो गणित में जो संख्या पद्धति है इससे संबंधित प्रश्न होगा, पूर्ण संख्याओं के अभिकलन से संबंधित प्रश्न होगा, दशमलव और भिन्न से प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध क्या होता है इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, अंक गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, इन सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। मैथमेटिक्स भी मेरा बहुत बेहतर है, आपको पता है ना, मैथ के बहुत सारे ट्रिक मैं जानता हूं जो अगल बगल में जो टीचर होंगे उनको नहीं पता होगा, है ना। बस एक बार क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, रिवीजन करके मैं आपका मैथ भी कंप्लीट करवा दूंगा, रीजनिंग भी कंप्लीट करवा दूंगा। आइए देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये निम्न है क्या, तो सादृश्य हो गया, समानता एवं भिन्नता वाली जो प्रश्न पूछ ली जाती है, स्थान कल्पना हो गया, है ना, जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति बाएं से इतना है, दाएं से इतना है ना, तो हम इधर से देखें तो कौन से नंबर पे होगा, इस तरीके से जो प्रश्न है ना, इसी को हम बोलते हैं स्थान कल्पना, है ना। समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा,
अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कुट लेखन, कुट व्याख्या, इन सबसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है, बहुत बड़ी सिलेबस नहीं है। अगर अच्छे से मेहनत करते हैं हम ना, तो 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं नहीं बोलूंगा कि 1 महीने में हो जाएगा, हो सकता है अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ाएं आप सभी को, लेकिन मुझे अकेले पढ़ाना है ना। तो यहाँ पर अभी देखिएगा एग्जाम का डेट यहाँ पर नहीं है, और आप सबको पता है कि 6 महीने से कम में एग्जाम तो आपकी होगी नहीं, है ना। तो आपके अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 14 अप्रैल से फॉर्म आवेदन यहाँ पर लिया जा रहा है, और फिर आपकी 17 मई तक आपकी अंतिम तिथि है। तो ये तो आपका आवेदन का ही समय काल है, उसके बाद आगे भी एग्जाम है ना 5-6 महीने तक ही होगा, इतना जल्दी लिया नहीं जाएगा। और इतने दिन में हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, है ना। पूरा सिलेबस में बैच एक अनाउंस कर दूंगा, आप सभी लोग इससे जुड़ जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर न्यूनतम शुल्क, वही जो आप लोगों ने बोला है कि सर जी कम से कम तो 101 रुपए लीजिए, तो इतने में मैं पूरा सिलेबस आप सभी का कवर करवाऊंगा। आप सभी लोग क्या करना है, लोगों तक बस मुझे पहुंचाना है, ठीक है। अब देखिएगा क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। तो अगर आप सामान्य वर्ग से संबंधित है तो कम से कम 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला के लिए 32% और दिव्यांगों के लिए 32%। कम से कम इतना अगर आएगा तब जाके आपका यहाँ पर मार्क्स है ना, मतलब कट ऑफ के दायरे में आप लोग यहाँ पर आएंगे। और ये पासिंग मार्क्स है, कट ऑफ के दायरे नहीं कहेंगे इसके लिए, ये पासिंग मार्क्स है ना। ये पासिंग मार्क्स है, आपके लिए इतना मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा की स्थिति में ये आप फेल कहलाएंगे। और फिर से देखिएगा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा 14 अप्रैल से, और 17 मई तक आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो सभी लोग इसमें अवश्य ही जुड़ जाए, है ना। और जो मैं बैच अनाउंस करूंगा, ध्यान रखना है कहीं अन्य से बैच नहीं खरीदने आपको, मैं टोटली फ्री में पढ़ाऊंगा। जरूरत नहीं है कहीं से 2000-5000 रुपए आप लोग खर्च करने की, नहीं, फ्री में जब सारी चीजें मैं दे रहा हूं तो फिर क्या आवश्यकता है कहीं और जाने की, ठीक है। शिक्षा को फ्री करना है ना, निःशुल्क सब तक शिक्षा पहुंचानी है, यही मेरा यहाँ पर उद्देश्य है, ठीक है। अब देख लीजिएगा फॉर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है ना। निर्देश है यहाँ पर कि जो भी आप फोटोग्राफ यहाँ पर डालें, थोड़ा सा बेहतर तरीके का फोटोग्राफ डालें, एचडी हो, जो पीछे का बैकग्राउंड हो वो सफेद में हो, ऐसा ना हो कि अपने आंखें बंद कर रखी है ना, एकदम धागा मार के हंस रहे हैं, ऐसे फोटो को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिग्नेचर है ना, हस्ताक्षर जो है, ये सारी चीजें है ना, तो ये सारी चीजें बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, है ना। 14 तारीख से पहले एक वीडियो और डाल दूंगा कि फॉर्म से संबंधित निर्देश क्या होना चाहिए, वहां पर किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें बताऊंगा। और आज का जो हमारा उद्देश्य था कि ये जो वैकेंसीज आई है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दूं, इसके संबंध में कोई भी डाउट आपके मन मस्तिष्क में ना रहे। आशा करता हूँ सारी चीजें बेहतर तरीके से आप सभी को मैंने डिलीवर किया है। अगर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो सभी लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं लाइव क्लासेस में, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।